Myself, Dr. Ramesh Arya, Associate Professor of Commerce, Government College, Hisar. Today, we will discuss about introduction of accounting. In this topic, we will cover need of accounting, definition of accounting, and main features of accounting. First of all, we will discuss about need of accounting. प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी कॉम्पिटेंट हो, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन उसकी मेमोरी पावर लिमिटेड होती है। इसी तरह से एक बिजनेसमैन भी अपने लिमिटेड मेमोरी पावर के कारण अपने बिजनेस की सभी ट्रांजैक्शंस को याद नहीं रख सकता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस है तो उसमें पूरे साल में सैकड़ों हज़ारों ट्रांजैक्शंस हो जाया करती हैं और इतनी सारी ट्रांजैक्शंस को याद रखना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है। पूरे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना उसके लिए इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि साल के अंत में वो ये देखना चाहता है कि उसके व्यवसाय ने कितना कमाया है, उसकी नेट इनकम कितनी है, उसकी वित्तीय स्थिति क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसने किस किस व्यक्ति से कितना कितना रुपया लेना है, किस किस व्यक्ति को कितना कितना रुपया देना है, उसके कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, कितनी इनकम्स हुई हैं, कितना उसने सेल किया है, कितना उसने परचेज किया है। तो इन सभी बातों की जानकारी के लिए उसने सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर किसी भी पार्टी से, किसी व्यक्ति विशेष से उसका कोई विवाद हो जाता है, तो अगर उसने ठीक ढंग से अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है तो इन प्रूफ्स को वो, इन किताबों को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। तो इसलिए अकाउंटिंग की आवश्यकता हमें पड़ती है, उसके रूल रेगुलेशंस को सीखने की आवश्यकता हमें पड़ती है, ताकि हम जो है अकाउंट्स को सीख करके अकाउंट्स जो है मेंटेन कर सकें। तो अगला टॉपिक हमारा है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग का। तो एक नज़र हम इस डेफिनेशन के ऊपर डालते हैं कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो डेफिनेशन दी गई है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स यानी कि AICPA के द्वारा दी गई है। इस डेफिनेशन में अकाउंटिंग की लगभग सभी मेन फीचर्स को शामिल कर लिया गया है, इसलिए इस डेफिनेशन को अच्छा माना जाता है। तो जो डेफिनेशन विषय विशेष के फीचर्स को कवर कर लेती है और कम शब्दों में उसको तैयार किया जाता है, तो उस डेफिनेशन को अच्छा माना जाता है। इस डेफिनेशन की आप देखते हैं विशेषता कि प्रत्येक जो है करैक्टरिस्टिक्स को इसने अपने अंदर समा लिया है। जैसे अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ये करैक्टरिस्टिक्स है। ठीक इसी प्रकार से क्लासिफाइंग इसकी एक करैक्टरिस्टिक है। ठीक इसी प्रकार से समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर इसकी एक करैक्टरिस्टिक्स है। इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फिनेंशियल करैक्टर, तो प्रत्येक वो ट्रांजैक्शन जो फिनेंशियल करैक्टर की है उसी को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, तो ये भी अपने आप में एक करैक्टरिस्टिक्स है। तो सभी करैक्टरिस्टिक्स को इस डेफिनेशन ने अपने अंदर समाया है, इसलिए इसी डेफिनेशन को हमने यहाँ पर चुना है। वैसे तो काफ़ी सारी डेफिनेशंस विभिन्न विद्वानों के द्वारा, स्कॉलर्स के द्वारा, लेखकों द्वारा दी गई है, लेकिन ये एक अच्छी डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन में जो करैक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, फीचर्स दी गई हैं, इनको एक एक करके अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो मेन फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, तो सबसे पहली जो फीचर यहाँ पर आप देखते हैं कि अकाउंटिंग इज़ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। तो अकाउंटिंग एक साइंस भी है। काफ़ी सारे विद्वानों ने अपनी डेफिनेशन में भी इसको साइंस बोला है। तो साइंस का मतलब क्या है कि साइंस इज़ ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। तो ठीक इसी प्रकार से
अकाउंटिंग भी कुछ प्रिंसिपल्स के आधार पर कार्य करती है, कुछ रूल्स उसके अपने हैं, कुछ प्रिस्क्राइब्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इसके तैयार किए गए हैं, इसलिए अकाउंटिंग को हम एक साइंस के रूप में मानते हैं। ठीक इसी प्रकार से आर्ट की अगर हम बात करें, कला की हम बात करें, तो कला में क्या होता है कि किसी भी कार्य विशेष के विशेष ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए उस कार्य को हम प्रभावपूर्ण ढंग से पूर्ण करते हैं तो उसे हम कला के रूप में जानते हैं। तो अकाउंटिंग भी एक कला है, जैसे कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट्स ने भी इसे एक कला के रूप में ही माना है कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफिकेशन। तो इस तरह से इसे हम कला के रूप में जानते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज़ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। दिस इज़ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अकाउंटिंग। सेकेंड वन इज़ आइडेंटिफाइंग द फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। तो ये भी इसकी एक मेन फीचर है अकाउंटिंग की, कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सभी ट्रांजैक्शंस को हम पहचान करते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो वित्तीय प्रकृति की हैं। जो वित्तीय प्रकृति की ट्रांजैक्शंस हैं उन्हीं को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हमने कुछ माल परचेज किया तो इसकी वित्तीय प्रकृति है, कुछ माल हमने सेल किया तो इस ट्रांजैक्शन की वित्तीय प्रकृति है, कुछ एक्सपेंसेस का भुगतान किया, कुछ इनकम हुई, इनकम को प्राप्त किया, इनकी वित्तीय प्रकृति है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जैसे हमारे बिजनेस के कर्मचारियों ने स्ट्राइक कर दी है, मनमुटाव हो गया है उनका मैनेजमेंट के साथ, तो ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसको हम मुद्रा के रूप में नहीं माप सकते हैं। तो जिसको मुद्रा के रूप में नहीं माप सकते हैं उस ट्रांजैक्शन को यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि बिजनेस में हमारे पास कोई बहुत ही बढ़िया एफिशिएंट मैनेजर है, वो मैनेजर बिजनेस को छोड़ के चला गया है, तो कहने को तो बहुत बड़ी घटना है, इससे जो है व्यवसाय को नुकसान होगा, लेकिन इसको हम जो है मनी के रूप में नहीं माप सकते हैं, तो इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से एक और एग्जांपल मैं आपको दूं कि जैसे कोई मार्केट में कोई बड़ा कॉम्पिटिटर आ गया हमारे समक्ष, तो उसके साथ जो है कॉम्पीट करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल कार्य है, इससे हमारी सेल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इसको हम एग्जैक्ट जो है मनी के रूप में नहीं माप सकते हैं, इसलिए इस ट्रांजैक्शन को भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये दूसरी विशेषता आइडेंटिफाइंग द फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली, ये अकाउंटिंग की एक मुख्य विशेषता है। ठीक इसी प्रकार से तीसरी जो इसकी विशेषता है, फीचर है, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल कैरेक्टर की ट्रांजैक्शंस को ही सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उन ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी, मुद्रा के रूप में। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं कि एक व्यवसाय के पास 5 मशीनें हैं, 10 चेयर्स हैं, 2 टेबल्स हैं और उसके पास कुछ स्टॉक्स में माल है, कुछ उसके पास एक्स्ट्रा और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो इन सब की इन्फॉर्मेशन अगर हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करें इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उससे क्या होगा कि एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हम जो है वहाँ पर डेवलप कर पाएंगे और उसकी सहायता से नेट रिजल्ट्स बिजनेस के निकाल पाएंगे, फाइनेंशियल पोजीशन को जो है वहाँ पर हम कैलकुलेट कर पाएंगे और बिजनेस में इंटरेस्ट रखने वाली पार्टीज़ को हम ये रिजल्ट्स कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो सभी ट्रांजैक्शंस को हम जो है इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड करते हैं। ये तीसरी इसकी मेन फीचर यहाँ पर रखी गई है। और नेक्स्ट जो मेन फीचर इसकी है, क्लासिफिकेशन और प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। तो जो ट्रांजैक्शंस हमने ड्यूरिंग द ईयर जर्नल में रिकॉर्ड किए हैं और सब्सिडी बुक्स में रिकॉर्ड किए हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस को हम क्या करते हैं कि सिमिलर नेचर की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके हम ग्रुप्स बना लेते हैं और एक जगह पर उनको हम रखते हैं। तो जैसे कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम कैश काउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। राम एक हमारा कस्टमर है, डेटर है, उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, सारी हम राम के खाते में लिखते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रकार से ट्रांजैक्शंस को लिखने की, खाते बनाने की, इसको हम क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं और यू कैन से प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स।
ये इसलिए ऐसा किया जाता है कि जैसे आज शाम को हम देखें कि कैश हमारे पास कितना है, कैश बॉक्स में कैश कितना है, वो किससे पता लगेगा? कैश अकाउंट से पता लगेगा। अगर हम कैश अकाउंट ना बनाएं तो कैश के जो लेन देन है ड्यूरिंग द ईयर, वो क्या है कि पूरे साल में जो है वो सभी लेन देनों के बीच में लिखे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि वास्तव में कैश हमारे पास कितना है। तो कैश जो हमारा बुक्स बताएंगी, ठीक उतना ही कैश हमारे कैश बॉक्स में भी होना चाहिए। ठीक इस प्रकार से राम हमारा कस्टमर है, राम को हमने सेल किया है, तो फिर उसने कुछ पैसे दे दिए हैं, फिर आगे फिर सेल कर दिया, फिर कुछ पैसे उसने दे दिए हैं। तो इस प्रकार से ड्यूरिंग द ईयर उससे लेन देन हमारा चलता रहा और साल के अंत में हम देखना चाहेंगे कि राम से हमने कितने पैसे लेने हैं। तो ये काम जर्नल या सब्सिडरी बुक्स के माध्यम से हम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए राम का खाता हमने बनाना पड़ेगा और राम के खाते से ही हम जान सकेंगे कि राम से हमने कितने पैसे लेने हैं। इसलिए ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं कहता हूँ कि जो लेजर है, लेजर जो प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स है। तो फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स ये आपने देखी और समझी। और अब हम नेक्स्ट जो फिफ्थ करेक्टरिस्टिक्स है वो भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। तो समराइजिंग और कैलकुलेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट्स। तो ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमारी हुई, हमने उनको जर्नल में लिखा, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन किया, अकाउंट्स तैयार किए। तो अकाउंट्स तैयार किए, उनके बैलेंसेज निकाले, उनके बैलेंसेज के आधार पर हम क्या करते हैं कि ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस एक्चुअली इज़ द लिस्ट ऑफ बैलेंसेज ऑफ अकाउंट्स। जो वेरियस अकाउंट्स हमारे हैं उनके बैलेंसेज हैं, उनकी हम लिस्ट अगर तैयार करें तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस की सहायता से हम क्या करते हैं कि हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और उसकी सहायता से हम फिर बैलेंस शीट हम तैयार करते हैं। तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये क्या है कि समराइज्ड रिजल्ट्स हैं, यू कैन से फाइनल रिजल्ट्स हैं बिजनेस के। तो इनमें हम जो है मुख्य रूप से, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इनकम स्टेटमेंट यानी कि उससे इनकम कितनी हुई ये हमारे को पता लग जाता है। और जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट को हम पोजीशन स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि बिजनेस की पोजीशन क्या है, उसकी वित्तीय स्थिति क्या है। तो ये फाइनल रिजल्ट्स हम तैयार करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी जो करेक्टरिस्टिक्स आती है, तो नेक्स्ट जो सिक्स्थ करेक्टरिस्टिक हमारी है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जो फिगर्स हमारे फाइनल अकाउंट्स में लिखे गए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखे गए हैं, उससे कोई विशेष हमारे को जानकारी एग्जैक्ट नहीं मिलती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं कि हमारे बिजनेस ने मान लीजिए कि 250 करोड़ रुपए जो है प्रॉफिट के कमाए हैं, 250 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाया, और मैं आपसे पूछूं कि क्या ये प्रॉफिट सही है, तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स बोलेंगे कि प्रॉफिट सही है, 250 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बढ़िया प्रॉफिट है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि पिछले साल हमने 500 करोड़ रुपए कमाए थे, तो फिर ज़्यादातर स्टूडेंट बोलेंगे तो प्रॉफिट बहुत कम हुआ, 250 करोड़ रुपए प्रॉफिट बहुत कम हुआ, पिछले साल तो 500 करोड़ रुपए कमाए थे। तो और फिर मैं बोलूं कि लास्ट ईयर जो सेल थी हमारी थी 2000 करोड़ रुपए की, और अब की बार सेल है हमारी 800 करोड़ रुपए। हमने इस सेल को जानबूझ के प्लानिंग के साथ कम किया है ताकि हम इस पुराने प्रोडक्ट को जो है ना हम बंद कर सकें धीरे धीरे, और नया प्रोडक्ट हम जो है लॉन्च कर सकें। तो आप फिर जो है दोबारा से बोलेंगे कि 250 करोड़ रुपए प्रॉफिट जो है 800 करोड़ की सेल पर पहले से ज़्यादा है, यानी कि एक परसेंटेज आपने निकाल ली। तो परसेंटेज निकाल के हम जो है रिजल्ट्स को एनालिसिस करते हैं। ठीक इस प्रकार से रेशो निकाली जाती हैं और को रिलेशनशिप्स के लिए जो है ना कुछ चार्ट्स तैयार किए जाते हैं। तो इसमें हम एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं रिजल्ट्स का, ताकि जो है वो मीनिंगफुल जो है इन्फॉर्मेशन आगे कन्वे कर सकें। तो ये सिक्स्थ पॉइंट हमारा था एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का। और अब है सेवन्थ पॉइंट। सेवन्थ पॉइंट है कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन में क्या है कि जो रिजल्ट्स हमने जो है अभी एनालाइज किए हैं, तो वो रिजल्ट्स जो रेशोज हमने तैयार किए हैं, परसेंटेज हमने तैयार की हैं, जो चार्ट्स हमने बनाए हैं, वो इंटरेस्टेड पार्टीज़ को हम जो है आगे कन्वे करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उनको संप्रेषित करते हैं, ताकि उनके आधार पर जो है वो अपने फ्यूचर के बारे में निर्णय ले सकें। तो ये सभी 7 करेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने आपको बताया। तो मैं आपको जो है ये ध्यान से सुनने के लिए, समझने के लिए जो है
Thanks for your watching the video, and please subscribe and like the video also. Thank you very much.